दोस्तों, जरा सोचिए कि आपके हाथ में एक चाबी हो और ये चाबी एक ऐसे संदूक की हो जिसमें इतना पैसा, रुपया और सोना चांदी भरा हुआ हो जिसे आपके साथ साथ आपकी कई पुश्तें बैठकर खा सकती हों। लेकिन उसी समय आपके सामने जाने कहां से एक लड़की आती है, हुस्न की मलिका, जो उसे देखता है तो देखता ही रहे। उसकी खूबसूरती लाजवाब, उसका शरीर ऐसा कि अगर वो लड़की किसी बूढ़े के सामने से निकल जाए तो उस बूढ़े में जवानी आ जाए। जब इतनी खूबसूरत लड़की सामने आती है तो हर मर्द का दिमाग घूम जाता है और वो अपनी हर कीमती चीज उस लड़की पर कुर्बान कर देता है। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ मिस्र में हुआ। असल में मिस्र को रानी प्रधान देश ऐसे ही नहीं कहा जाता। मिस्र आज से कई हजार साल पहले भी एक ऐसा देश था जहां लड़कियों और औरतों का शासन था और आज भी वहां का वही हाल है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको मिस्र की रानियों के बारे में कई अनसुनी बातें बताने वाले हैं जो आज से पहले आपने कहीं नहीं सुनी होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि मिस्र की शुरुआत फाराओं से हुई थी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय की रानियां फाराओं की जितनी लंबी होती थीं, जिन्हें मिस्र की आम जनता अपना भगवान मानती थी। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि उस समय भी रानियों की ही चलती थी। बस अंतर यह था कि उस समय सिर्फ एक ही रानी थी जो कि बहुत ताकतवर थी। लेकिन जब प्राचीन मिस्र में अपने अधिकार में शासन करने वाली पहली महिला शासक के नाम की बात आती है तो मिस्र विज्ञानी विभाजित हो जाते हैं। कई लोग मानते हैं कि नीत होटेपे पुराने साम्राज्य की पहले राजवंश के दौरान पहली महिला फिरौन थी, तो कुछ लोगों का मानना है कि नीत होटेप पहले पुरुष फिरौन नामर की पत्नी थी, न कि एक महिला फिरौन। इतिहासकारों द्वारा शुरू में नीत होटेप को एक पुरुष शासक माना गया था क्योंकि उसकी कब्र पुरुष फिरौन के साथ अधिक मेल खाती थी। बाद में ऐसे कई साक्ष्य मिले जिनसे पता चलता है कि नीत होटेप एक महिला थी और नारमर की पत्नी थी। नीत होटेप का नाम कई सारी कीमती पत्थरों पर पाया गया है जो आमतौर पर राजा के नाम के लिए आरक्षित होते थे। इस खोज ने कई इतिहासकारों और मिस्र विज्ञानियों को ये अनुमान लगाने के लिए प्रेरित किया कि नीत होटेप ने मिस्र पर अपने अधिकार में शासन किया था और वास्तव में वो मिस्र की पहली रानी थी। दोस्तों, नीत होटेप के पहली रानी साबित होने के बाद मिस्र में शासन आया एक नई रानी का। इस रानी के बारे में आपने नहीं सुना होगा। इस रानी का नाम मरनेत था। मरनेत ने मिस्र को कलाओं के बारे में सिखाया। मरनेत की पकड़ कलाओं पर बहुत मजबूत थी। इतिहासकारों की माने तो वो मिस्र की एकमात्र पवित्र रानी थी जिसने अपने पति के अलावा कभी किसी को नहीं देखा था। वो अपने पति को इतना प्यार करती थी कि उसके लिए तैयार होकर शाम के समय इंतजार करती थी और जब वो शाम को अपने पति से मिलन करती थी तो अपने राज्य के महान चित्रकारों को अपने कक्ष में रखती थी। ये सारे चित्रकार लड़कियां होती थीं जो कि उसके और उसके पति के पूरे प्यार से लेकर संभोग तक के दृश्य को एक चित्र के रूप में उतार लेती थीं। बाद में यही चित्र पत्थरों पर कुरेदे जाते थे और फिर उनकी नक्काशियां बनाई जाती थीं। दोस्तों, मरनेत का सिक्स सेंस काफी हाई था। वो काफी आगे की सोचती थी क्योंकि उसका पति अक्सर उससे पूछता था कि तुम हमारे अकेले के समय में इन सब को बुलाकर ये क्या करवाती हो। तो मरनेत कहा करती थी कि आगे भविष्य में जब हमारे जैसे और लोग होंगे तब वो इन मूर्तियों को देखेंगे, इसकी तारीफ करेंगे और हमें याद करेंगे और जब तक ये मूर्तियां रहेंगी तब तक हमारा प्यार यूं ही बना रहेगा। उसका सीधा मतलब आने वाली इंसानी प्रजाति से था। दोस्तों, जब कभी आप मिस्र के पिरामिडों या फिर वहां बनी गुफाओं में जाएंगे या फिर मिस्र के म्यूजियम्स में जाएंगे तो आपको वहां पढ़ने को मिलेगा कि मिस्र में कामसूत्र की प्रथा को सबसे पहले मरनेत ने ही चलाया था। अब उसे ये सब कैसे पता चला होगा, ये अपने आप में ही एक रहस्य है। दोस्तों, मरनेत के बारे में तो लोग फिर भी जानते हैं, लेकिन उसका पति कौन था इस पर थोड़ा संशय है। फिर भी कई लोगों के मुताबिक मिस्र के सबसे पहले राजवंश के चौथे फिरौन डिजिट मरनेत के पति थे।
कुछ समय बाद दीजिट की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के बाद मरनिथ अचानक से कहीं गायब हो गई थी। वो फिर दोबारा कहीं नहीं मिली और ऐसा भी नहीं था कि उसे किसी ने मार दिया हो, क्योंकि उसकी डेड बॉडी भी कहीं नहीं मिली। ये भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। अब मिस्र की लिपियां और मिस्र में जीवन जीने का तरीका सब बदल रहा था। लोग छल करने लगे थे। तभी मिस्र की सत्ता में आई कुछ ऐसी रानियां जिनकी वजह से आज हम और आप मिस्र को इतना जानते हैं और जानने की इच्छा रखते हैं। दोस्तों, इन रानियों में हत्शेपसुत, क्लियोपेट्रा और नेफरतीति जैसी और भी रानियां शामिल थीं। क्लियोपेट्रा का तो सीधा सिद्धांत था, सत्ता हासिल करो, राज करो और अपनी पावर बढ़ाओ, भले उसके लिए कुछ भी करना पड़े। यही कारण था कि क्लियोपेट्रा ने पहले तो अपने ही भाई टोलेमी से संबंध बनाए, उसके बाद उसने अपने ही भाई से शादी भी कर ली। राज और गद्दी के लिए अंधी हो चुकी क्लियोपेट्रा को कुछ नहीं दिखता था। इस बात का छोटा सा उदाहरण यह है कि एक बार जब उसने अपने ही भाई टोलेमी, जिससे वो शादी कर चुकी थी, उसे मारने का प्लान बनाया, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके रहते तो क्लियोपेट्रा को गद्दी नहीं मिल सकती थी। अपने इस प्लान में उसने अपने ही भाई टोलेमी के 2 खास वजीरों को शामिल किया। वजीरों ने क्लियोपेट्रा का साथ देने से मना तो नहीं किया, बस बदले में उन्होंने क्लियोपेट्रा के आगे उसके साथ रात बिताने की मांग रख दी। दरअसल क्लियोपेट्रा एक सुंदर शरीर और अच्छे फिगर की मालकिन थी। उसे देखकर पल भर में कोई भी उत्तेजित हो जाता था। वजीर भी उसकी सुंदरता के जाल में फंस गए और क्लियोपेट्रा को उनके साथ रात बिताने में कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए उसने हाँ कर दी। और एक दिन जब उसका भाई टोलेमी महल में नहीं था तो उसने दोनों को कमरे में आने का न्योता भेजा और उस न्योते में उसने खुद को परोसा। वजीरों ने जब क्लियोपेट्रा को उस रात देखा तो क्लियोपेट्रा लाल कपड़ों में उनका इंतजार कर रही थी। लाल कपड़ों में क्लियोपेट्रा को देखकर वो और ज्यादा उत्तेजित हो गए और जैसे शिकारी शिकार पर झपट पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही उसके ऊपर झपट पड़े और फिर जो हुआ सबको पता है। क्लियोपेट्रा को भी बहुत मजा आ रहा था। इस बात का पता उसकी तेज तेज आवाजों से चल रहा था। उसकी आवाजें इतनी तेज थीं कि उसके कक्ष के बाहर खड़ा सैनिक भी आराम से उसकी आवाजों का मजा ले रहा था। पूरी रात ये आवाजें आती रहीं। सुबह जब वजीर कक्ष से बाहर निकले तो सैनिक आराम से खड़ा था, लेकिन जब क्लियोपेट्रा निकली तो सैनिक ने उसे देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। वो समझ गई थी कि रात में जो भी हुआ उसकी खबर उसे भी लग चुकी है। अब अगली रात क्लियोपेट्रा ने उस सैनिक को भी जन्नत दिखाई। बाद में वो सैनिक क्लियोपेट्रा के बहुत काम आया। जैसे क्लियोपेट्रा का काम खत्म होने के बाद उसी सैनिक ने उन 2 वजीरों को धोखे से मारकर ठिकाने लगाया था। उस सैनिक के अलावा क्लियोपेट्रा ने अपने जीवन में करीब 200 से 300 लोगों के साथ हमबिस्तरी करी। इस शासन के बाद तो इजिप्ट में मानो कि गैर मर्दों के साथ सोने का रिवाज ही चल गया। इजिप्ट की सबसे लोकप्रिय और नेकदिल रानी नेफरतीति ने भी कुछ इसी तरह से मिस्र पर राज किया। वो तो ऐसी रानी थी कि किसी गरीब के साथ भी रात गुजार लेती थी। ऐसा करने से उसे मिस्र की जनता अच्छा समझती थी और इसी बल पर उसे मिस्र की गद्दी भी मिली थी। नेफरतीति को काला जादू भी आता था। कहते हैं कि वो सुबह 4 बजे नहाकर कहीं जाया करती थी और अपने साथ ना तो किसी सैनिक को ले जाती थी और ना ही किसी वजीर को। इतिहासकार बताते हैं कि नेफरतीति के पास काले जादू की वजह से कुछ ऐसी शक्तियां थीं कि वो अगर किसी ताकतवर मर्द से संभोग करेगी तो उसके रूप में इजाफा होगा। यही कारण है कि नेफरतीति पूरे मिस्र की सबसे सुडौल शरीर वाली रानी थी। उसकी मूर्ति आज भी अमेरिकी संग्रहालय में रखी हुई है। नेफरतीति और उसका पति आखानातन दोनों ही काला जादू जानते थे। नेफरतीति के जब बच्चे हुए थे तो उनकी कद काठी और शक्ल मिस्र के प्रथम राजवंश के राजाओं से मिलती थी। इसी बात से कई बड़े इतिहासकारों ने अंदाजा लगाया था कि नेफरतीति पुराने राजाओं की आत्माओं से संभोग करती थी, क्योंकि मिस्र की लाल किताब में इस बात का जिक्र है कि अगर कोई मिस्र वासी अपने बच्चों को शक्तिशाली और वर्चस्व वाला बनाना चाहता है तो उसे किसी दमदार आत्मा को अपना शरीर
देना पड़ेगा और वो आत्मा उसके शरीर से अपने मन को तृप्त करेगी। और नेफरतीती वैसे भी इन सब चीजों पर बहुत ध्यान रखती थी, तभी तो नेफरतीती और अखनातन का बेटा तूतनखामेन आज भी मिस्र में मशहूर है। 1924 में बर्लिन की सड़कों पर नेफरतीती के लिए एक मार्च निकाला गया, जहां पर आज भी उसे सौंदर्य की रानी कहते हैं कि उसकी खूबसूरती का कोई तोड़ नहीं था। इतिहासकार ये बात भी लिखते हैं कि वो इतनी सुंदर थी कि जब श्रृंगार करने के बाद नेफरतीती शीशा देखती थी तो शीशा टूट जाता था। नेफरतीती को 18वें राजवंश का सोना कहा जाता था। मिस्र की और भी कई रानियां रहीं, लेकिन नेफरतीती की बराबरी किसी ने नहीं की और न ही इस रानी से कोई आगे निकल पाया। ये जितनी बेरहम थी उतनी ही रहमदिल भी थी। नेफरतीती या उसके समय के बारे में बहुत कुछ ज्ञात नहीं है, क्योंकि फिरौन और विद्वान अनिश्चित है कि उसके माता पिता कौन थे। नेफरतीती की मृत्यु का असली कारण क्या था, इस बात का भी आज तक कोई सबूत नहीं है। इसके बावजूद नेफरतीती की प्रतिभा प्राचीन मिस्र की सबसे व्यापक रूप से निर्मित कलाकृति है। लेकिन दोस्तों, जब बात आती है इजिप्ट की सबसे क्रूर रानी की, तो उसमें क्लियोपेट्रा से भी ऊपर हेस्टेप्सूट का नाम आता है, क्योंकि उसे काले जादू की रानी कहा जाता है और उसके अनुसार वो जवान रहने के लिए जानवरों के खून को पिया करती थी। वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने साथ जानवरों को कसाई खाने ले जाती थी और उन्हें मारकर उनका खून पिया करती थी और उनके खून को निर्वस्त्र होकर अपने शरीर में हर भाग पर लगाया करती थी। ऐसा करने से हेस्टेप्सूट के अनुसार वो कभी बूढ़ी नहीं होगी। दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो प्राचीन मिस्र एक ऐसी जगह थी जहां ऐसे काम हुए जो इंसान शायद सोच भी नहीं सकता है। मिस्र में सब कुछ था, खजाना, दौलत, वहां की रानियां और फराओं ऐसी शाही जिंदगी जीते थे जो आज का अमीर इंसान कभी जी भी ना पाए। लेकिन वहां की रानियों और फराओं के निजी घिनौने कामों के चलते मिस्र डूब गया और वहां का खजाना भी अंत में आक्रमणकारियों के हाथ चला गया। दोस्तों, वैसे इतना सब जानने के बाद क्या आपको भी इजिप्ट रहस्यमय लगता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।